गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर था पहले वाला तरंग प्रकाशिकी वो पूरा कर लिया था और इस लेक्चर में हम उससे जस्ट अगले वाला चैप्टर शुरू करेंगे जो आपका फेमस टॉपिक भी हो सकता है क्योंकि वेल नॉन टॉपिक है, बहुत बार आपने सुना भी है इसके बारे में। नाम भी मैं बता देता हूँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम है, जैसा नाम है वैसा का वैसा ये प्रभाव है। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं पहले कि इस प्रभाव से आने से ये मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा होता है। इसमें आगे और भी 2-3 चीज़ें अपन पढ़ेंगे। डे ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे। ये जो चीज़ें आएंगी मॉडर्न फिजिक्स में आती जाएंगी। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब इस सदी में जिन घटनाक्रमों की जानकारी अपन को मिली है वो सारी की सारी किस में रखी जा रही हैं? मॉडर्न फिजिक्स में। जो पुराने समय से चले आ रहे हैं न्यूटन वगैरह के टाइम से, वो फिजिक्स कौन सी है? वो चिरसम्मत क्लासिकल फिजिक्स होती है ना। तो ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव सामान्यतः अपने पास देखने को मिलता है जब अपन स्ट्रीट लाइट्स वगैरह आजकल देखते हैं ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। क्या देखते हैं? वो सोलर ऊर्जा वाली प्लेटें लगी रहती हैं और उससे प्रकाश पड़ता है, करंट फ्लो होता है, बैटरी चार्ज होती है, लाइट जलती है ना। वो सारी बातें वो इसी पे आधारित हैं सारी की सारी। शुरुआत में ऐसा कुछ पता नहीं था, है ना। प्रकाश की पहले तो वही पद्धतियाँ चल रही थी। पहले तो न्यूटन ने कह दिया कण प्रकृति है, जो अपन ने पहले पढ़ी थी, है ना। न्यूटन ने कह दिया कि कण प्रकृति में है। फिर हाइगेन ने कहा कि नहीं, कण प्रकृति नहीं है, इसकी तो तरंग प्रकृति है। फिर कुछ दिनों तक वही जद्दोजहद चलती रही तरंग प्रकृति की कण प्रकृति दोनों के बारे में। बाद में यंग ने बता भी दिया कि भाई प्रकाश है वो किसके रूप में संचरण करता है? तरंगों के रूप में करता है, जिसकी व्याख्या थी वो मैक्सवेल ने अपने सिद्धांतों में करी और मैक्सवेल ने प्रकाश को विद्युत चुम्बक की तरंग भी माना था। यहाँ तक बात आ गई थी। अब 19वीं सदी में ये रहा कि प्रकाश था वो एकदम से ये एस्टेब्लिश हो गया उसके बारे में कि भाई प्रकाश विद्युत चुम्बक की तरंगों के रूप में क्या करता है? संचरण करता है। वास्तव में विद्युत चुम्बक की तरंगें ही होती हैं प्रकाश। तो प्रकाश का जब ये घटनाक्रम था सारा का सारा, व्यतिकरण था, विवर्तन था, अपवर्तन था, ये सारी की सब परावर्तन था, ध्रुवण था, ये सारी की सारी चीज़ें किससे समझाई जा सकी? विद्युत चुम्बक की तरंग प्रतिरूप के आधार पर आसानी से समझाई जा सकी। लेकिन बाद में कालांतर में इस 19वीं सदी में आते आते लास्ट में 19वीं सदी में क्या रहा? कुछ घटनाएं ऐसे आई जिनकी व्याख्या इस तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकी। उनमें से पहली घटना की अपन बात कर लेते हैं, है ना। पहले तो ब्लैक बॉडी थी अपने पास, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं अपन, है ना। कृष्णिका विकिरणों की बात करते हैं। सबसे पहले समस्या वहाँ आई। उसके बाद एक लगातार प्रभाव में आया एक प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक तो ये प्रभाव, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके बाद एक और प्रभाव देखा गया, वो कौन सा था? कॉम्पटन प्रभाव, जो आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे आप, है ना। उसके बाद एक प्रभाव और देखा गया प्रकाश का ही, रमन प्रभाव, या इन विकिरणों का ही रमन प्रभाव, ये और देखा गया, है ना। ऐसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखी गई, है ना। तो इन सारी घटनाक्रमों को देखने के बाद पता चला कि इनके जो परिणाम होते हैं, इन प्रभावों के जो परिणाम देखने को मिलते हैं, इन परिणामों की व्याख्या तरंग के आधार पर नहीं की जा सकती। तरंग के आधार पर इनके परिणामों की व्याख्या नहीं की जा सकी। तरंग स्वरूप अगर अपन मानते हैं और फिर उसके अनुसार उसके गुणों की व्याख्या करते हैं और उन गुणों के आधार पर इनके परिणामों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो जो परिणाम आते हैं उनमें और तरंग का जो गुण है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, विरोधाभास हो जाता है। समझ गए? तो इस स्थिति में फिर क्या किया जाए? तो इस स्थिति में कालांतर में क्या हुआ? इस प्रकाश का एक नया स्वरूप और दिया गया विकिरणों का, और उसको नाम दिया गया क्वांटम प्रभाव। क्या नाम दिया गया? एक तरह से क्वांटम प्रभाव नाम दिया गया, है ना। कि अभी तक तो कौन सा था? पहले कणीय स्वरूप था, बाद में तरंग स्वरूप माना गया, अब वापस से क्वांटम माना गया। और क्वांटम, वास्तव में क्वांटम क्या होता है? छोटे से छोटा पार्टिकल होता है या छोटे से छोटा पैकेट होता है, ऊर्जा पैकेट। छोटे से छोटा ऊर्जा पैकेट होता है इन तरंगों के रूप में। और इसको सामान्यतः क्वांटा भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है। ऐसा स्वरूप माना गया। छोटे से छोटा पैकेट मानी कणीय रूप, एक तरह से कैसा रूप है, एक तरह से कणीय रूप, ठीक है, ये माना गया। तो अपन ये करेंगे इस तरह से। अब ये जो कणीय रूप में, इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, न्यूटन वगैरह ने जो कणीय रूप माना था वो अलग कणीय रूप था, वो सिंपल कण होता है ना, जिसका मास भी होता है, वेलोसिटी वगैरह सब अपन कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ जो कणीय स्वरूप माना गया, इसका कोई मास नहीं होता, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, ध्यान रखना। यहाँ ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं जो तरंग स्वरूपों के अध्यारोपण के फलस्वरूप बनते हैं। आगे की कक्षाओं में आप पढ़ोगे, है ना। तो इस प्रकार से प्रकाश का एक नया स्वरूप माना गया, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्वांटा, और उसके आधार पर वो प्रकाश का कौन सा प्रभाव कहलाता है, क्वांटम प्रभाव कहलाता है एक तरह से, है ना। अब इस प्रभाव में आने के बाद में ये भी कहा गया कि प्रकाश की दोगली प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति प्रकाश रखता है। कहीं पर तो कण की तरह व्यवहार करता है, ऐसे ऊर्जा पैकेटों के रूप में, क्वांटा के रूप में व्यवहार करता है, और कहीं पर वो किसकी तरह व्यवहार करता है, तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। समझ गए। फिर बाद में देखा गया कि प्रकाश जब तरंगों के साथ कहीं मिलन होता है, किसी प्रकार की घटनाएं होती हैं, यानी तरंगों के साथ तरंगों की अनुक्रिया होती है, तो प्रकाश तरंग स्वरूप दिखाता है ना। और प्रकाश जब किसी द्रव्य के साथ, मैटर के साथ, मटेरियल के साथ अनुक्रिया करता है, तब वो ये प्रभाव दिखाता है, क्वांटा प्रभाव। समझ गए बात आप, ये वाली स्थिति अपने पास होती है। तो अब इसमें अपन पढ़ते हैं कि शुरुआत में हुआ क्या था, है ना, और क्या देखने को मिला था, वो अपन देखते हैं। शुरुआत वाली स्थितियों में 1887 के आसपास, किसके आसपास, 1887 ईस्वी के आसपास हर्ट्ज प्रयोग कर रहे थे। कौन प्रयोग कर रहे थे, हर्ट्ज, नाम सुना होगा हर्ट्ज वैज्ञानिक का। ये हर्ट्ज प्रयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ये विद्युत चुंबक की तरंगों पर प्रयोग कर रहे थे, है ना। उनके लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कि किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, कैसे कैसे ये दूसरे प्रभाव दिखाती हैं, विद्युत विसर्जन वाले प्रभाव दिखाती हैं। इन सब के बारे में वो क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। इन प्रयोगों में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इन तरंगों वाली स्थिति में वो प्रयोग की कंडीशन में क्या स्थिति उनके पास है कि कोई कैथोड उनके पास होता, सपोज, है ना। ये कैथोड उन्होंने ले रखा है और वो विद्युत विसर्जन वाले प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि इस निर्वात नलिका में जब अपन किसी कैथोड पर, इस कैथोड पर विद्युत चुंबकीय तरंगें आपतित करवाते हैं, है ना, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ कण उत्सर्जित होते हैं। क्या उत्सर्जित होते हैं, कुछ कण उत्सर्जित होते हैं। और जो ट्यूब उन्होंने ले रखी थी, है ना, यहाँ एक दूसरा एनोड लगा, इलेक्ट्रोड लगा रहता है। एक इलेक्ट्रोड ये था अपने पास, ये कैथोड था, और ये क्या था, एनोड था। तो वो एक, उन्होंने ये देखा, बाद में सर्किट पूरा रहता है इधर, उन्होंने देखा कि ये जो प्रकाश, यानी ये विद्युत चुंबक की तरंगें जब अपन इस पर आपतित कराते हैं, उन्होंने पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराया था। कौन सी किरणें आपतित कराई थी, पराबैंगनी किरणें, वो कर रहे थे प्रयोग उस कंडीशन में। तो पराबैंगनी किरणें जब आपतित कराई तो उन्होंने देखा कि कुछ कण उत्सर्जित होते हैं इस कैथोड से, है ना, कैथोड वाली पट्टिका से। और वो कण उत्सर्जित होने के बाद एनोड की तरफ जब प्रोपोगेट होते हैं तो बीच वाला जो मार्ग होता है उसमें विद्युत विसर्जन बहुत अच्छे से होता है। क्या होता है, विद्युत विसर्जन बहुत अच्छे से होता है, उन्होंने ये देखा। विद्युत विसर्जन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ना, स्पार्किंग होती है कई बार, ना, उसको विद्युत विसर्जन का एक छोटा एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन उसके लिए। अब इन कणों के बारे में उस टाइम तक कुछ पता नहीं था, है ना। बाद में हॉलबॉक्स एक साइंटिस्ट और हुए, हॉलबॉक्स व लिनार्ड, इन दोनों साइंटिस्टों ने भी प्रयोग किए, है ना। और इन्होंने क्या प्रयोग किए, इन्होंने ये देखा कि कोई जिंक की प्लेट ले लेते हैं, है ना, ये जिंक पट्टिका ले लेते हैं, है ना। और उन्होंने देखा कि इस जिंक की पट्टिका पर जब अपन ये विद्युत चुंबक की तरंगें आपतित कराते हैं, समझ गए। और उन्होंने कहा कि ये जिंक की पट्टिका 3 केस में ली, उन्होंने 3 प्रकार से ली। कैसे कैसे ली, पहले तो इन्होंने ये जिंक पट्टिका कैसे ली, ऋणावेशित, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ली उदासीन यानी अनावेशित, और उसके बाद क्या ली, धनावेशित, ठीक है। अलग अलग बार लेके देखी। तो पहली बार उन्होंने क्या किए, ऋणावेशित पट्टिका ली, जिंक प्लेट। किसकी प्लेट ली, जिंक की।
ऋणावेशित प्लेट ली। अब उनका कि जब ये पराबैंगनी प्रकाश यहाँ इन पर आपतित कराते हैं तो उन्होंने देखा कि ये ऋणावेशित प्लेट है वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है या उदासीन हो जाती है। थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। समझ गए। फिर उनका कि अगर उदासीन ले लें तो क्या देखा उन्होंने, उदासीन लेने के बाद उन्होंने देखा कि ये कैसे हो जाती है, थोड़े टाइम बाद धनावेशित हो जाती है। ठीक है। फिर उनका कि अगर धनावेशित ले लें तो क्या होगा, उनका कि उस कंडीशन में या तो एज इट इज रहती है ना, या और धनावेशित हो जाती है, अधिक धनावेशित हो जाती है। या तो क्या रहती है, एज इट इज रहती है, यानी धनावेशित की धनावेशित ही रहती है, इसको ये भी कह सकते हैं। और धनावेश का मान क्या हो जाता है, बढ़ भी जाता है। ये स्थितियां उन्होंने देखी। तो ये पता चला कि भाई यहां कुछ ना कुछ तो उत्सर्जित हो रहा है ना, किसी प्रकार के कण तो क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो ही रहे हैं। ये 1880 के आसपास की बात थी। किसके आसपास थी, 1888 ईस्वी के आसपास है, 1888 के आसपास की बात थी। थोड़े ही टाइम बाद 5-10 साल बाद 1897 के आसपास किसकी खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। किसने, जे थॉमसन ने। ठीक है। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और उसने कहा कि ये जो कण होते हैं ना, ये ऋणावेशित कण होते हैं। कैसे कण होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं। एटम के नवीन संरचना के बारे में बात चली। उन्होंने कहा कि जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं पार्टिकल्स, वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका आवेश कैसा होता है, ऋणावेश होता है। इसके बाद इस प्रयोग पे फिर ध्यान दिया गया तो पता चला कि, और इन पे ध्यान दिया गया तो पता चला कि यहाँ इस कैथोड वाली पट्टिका से जब पराबैंगनी प्रकाश आपतित कर रहे थे तो कौन उत्सर्जित हो रहे थे, ये ऋणावेशित कण उत्सर्जित हो रहे थे। और यहाँ इस जिंक प्लेट के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिंक प्लेट पर ऋणावेश था, इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे। जब ये प्रकाश इस पर आपतित हुआ तो क्या हुआ, ये कण उत्सर्जित हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, इसका मतलब ऋणावेशित कण उत्सर्जित हुए। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो पीछे क्या होता जाता है, धनावेश छोड़ते जाते हैं। इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो ऋणावेशित थी, ऑलरेडी पट्टिका ऋणावेशित थी, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन निकले तो ये क्या आ गई, उदासीन स्थिति में आ गई। अगर अपन इसको उदासीन लेते हैं फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते तो पीछे क्या बचता है, धनावेश बचता है। पहले वाले चैप्टर में पढ़ा ना आपने। फिर क्या कहते हैं, अगर ये धनावेशित है ऑलरेडी तो इसमें क्या होगा, थोड़े इलेक्ट्रॉन और निकल जाएंगे तो और धनावेश बढ़ जाएगा। ये स्थिति सामने आई। तब पता चला कि अच्छा, प्रकाश का एक प्रारूप, पराबैंगनी प्रकाश जिसको अपन कहते हैं, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, अगर अपन आपतित करवाते हैं इन पर कुछ हल्की धातुएं हैं जिनको अपन करें क्षारीय धातुएं होती हैं, जिनके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम बल से बंधे होते हैं, ढीले बंधे होते हैं। उन पर अपन सामान्य प्रकाश आपतित दृश्य प्रकाश कराते हैं तो ही उनसे ऐसी घटना देखने को मिलती है। कुछ हैवी धातुएं, जिंक कैडमियम, ऐसी जो धातुएं होती हैं, इन पर क्या करते हैं, थोड़ा पराबैंगनी प्रकृति का आवेश जो प्रकाश है वो आपतित कराते हैं पराबैंगनी के आसपास का, तो उस कंडीशन में उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, है ना। ये घटना देखी गई। बाद में हॉलबर्ग और लिनार्ड ने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से क्या किया, इस प्रयोग को फिर से देखा, है ना। इन घटनाक्रमों को फिर से उन्होंने क्या किया, देखा कि कैसे अपन इसको और सही तरीके से अपन देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये भी देखा कि अपन एक कैथोड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कैथोड। वो धात्विक कैथोड लेते हैं, धातु का ही, ठीक है। और इसको अपन क्या कर लेते हैं, और यहां एक विंडो छोड़ देते हैं। ये एक विंडो है, ठीक है। ये कैथोड था अपने पास, है ना। यहां एक एनोड ले लेते हैं, ठीक है। और इधर एक सर्किट अपन अरेंज कर देते हैं, ठीक है। वो सर्किट अपन क्या अरेंज करते हैं, यहाँ एक अपन जो कुंजी लगाते हैं वो दिक् प्रवर्तक कुंजी होती है ना, इसके डायरेक्शनल है, डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं अपन यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ इस प्रकार से। और इन बिटवीन यहाँ एक वोल्टमीटर जोड़ देते हैं और यहाँ एक माइक्रोमीटर जोड़ देते हैं।
माइक्रो एमीटर। ये RH होता है रियोस्टेट जिसको आप बोलते हो, ये बैटरी होती है, ठीक है। ये दिक् परिवर्तक कुंजी होती है। इसमें आप क्या कर सकते हो, ये जो एनोड आपके पास होता है, इस एनोड का क्या कर सकते हो, पोटेंशियल चेंज कर सकते हो। कैसे? इसको अगर इस सिरे से जोड़ोगे तो ये पॉजिटिव पे आ जाएगा एनोड, और अगर इस टर्मिनल को यहाँ और इसको यहाँ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप नेगेटिव पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल चेंज कर सकते हो आप इसकी सहायता से। अब इस प्रयोग में ये जो कांच की नलिका होती है, ये किसकी नलिका होती है, कांच की नली, कांच की या क्वार्ट्ज नली होती है, ठीक है। ये विंडो होती है, खिड़की। इससे क्या होता है, इस पर प्रकाश आपतित होता है इधर, ठीक है। ये प्रकाश आपतित होता है, इधर कोई प्रकाश स्रोत रहता है S, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत से प्रकाश कैसा ले सकते हैं अपन, दृश्य ले सकते हैं, थोड़ा डीप पराबैंगनी ले सकते हैं ना, वो इसकी मेटल की प्रवृत्ति के अनुसार लेते हैं। ये प्रकाश संवेदी होती है, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संवेदी सतह। यानी प्रकाश आपतित कराते हैं तो इसमें कुछ न कुछ सेंसेशन होते हैं, है ना। और ये निर्वातित होती है, ये नली कैसी होती है, निर्वातित रहती है, इसमें और कुछ नहीं अपन लेते, वायु वगैरह। ये वोल्टमीटर है, ये माइक्रोमीटर लेते हैं, ये रियोस्टेट होता है जो कंट्रोल करता है पोटेंशियल को, ये बैटरी अपने पास रहती है, ठीक है। देखो इसकी सहायता से अपन इस कैथोड को किससे जोड़ रहे हैं, नेगेटिव से, ठीक है, इस टर्मिनल से, और पॉजिटिव से किसको जोड़ रहे हैं, एनोड को। अब क्या देखा उन्होंने, हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने क्या देखा कि जब ये प्रकाश इस पर आपतित कराया जाता है तो उस स्थिति में इससे क्या उत्सर्जित हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे। अब वो ये कहते हैं कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और खास बात उन्होंने क्या देखी, वेरिएशन में खास बात क्या देखी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तभी होते हैं कि एक निश्चित आवृत्ति से, किससे, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश अगर इस प्रकाश संवेदी सतह पर यानी इस कैथोड पर, धात्विक प्लेट पर ये प्रकाश आपतित करा रहे हैं, दृश्य हो चाहे पराबैंगनी हो, तो अपन कह रहे हैं कि इस पर अगर एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का डालेंगे तो ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ध्यान रखना, तो ही कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो ही कौन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। अब इसके लिए भी बात क्या दी गई, इसके लिए ये बात दी गई, मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ी सी, कि होता क्या है, प्रकाश आपतित कराते हैं तो प्रकाश ऊर्जा यहाँ सतह पर मिलती है इनको, सतह को। अब यहाँ क्या होता है, जो धात्विक सतह होती है ना, ये धातु, मान लो ये धातु प्लेट है सपोज, इसकी जो ऊपरी सतह, आप जानते हो कि धातु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त रूप से विचरण करते हैं। क्यों, तो वो लूजली बाउंड होते हैं। जो जिस परमाणु का इलेक्ट्रॉन है उसके नाभिक का उस पर क्या रहता है, बहुत कम अट्रैक्शन रहता है, इसलिए वो फ्री सा रहता है। समझ गए। तो धातु में क्या होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से विचरण करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो धातु की सतह से, ये जैसे सतह के नीचे वाले इलेक्ट्रॉन है, वो धातु की सतह से बाहर नहीं आते। क्यों नहीं आते, इसके लिए उनको धात्विक सतह से बाहर आने के लिए सतह के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है ना। सतह से क्या बाहर आने के लिए क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। और उस यानी एक अवरोध होता है एक तरह से अपन कहें, है ना। इस अवरोध से बाहर आने के लिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से सतह के बाहर आ जाए, सपोज यहाँ ऐसे यहाँ बाहर आए, तो बाहर आने के लिए उसको कुछ फिक्स मान की ऊर्जा देनी पड़ती है, सतही ऊर्जा जिसको अपन कह सकते हैं सामान्य तौर पर समझने के लिए, है ना। तो ये जो ऊर्जा देनी पड़ती है, उतनी ऊर्जा जब तक इस इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलती तब तक ये सतह से बाहर नहीं जा सकता। समझ गए बात आप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित ऊर्जा चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर आने के लिए। बाहर आने के बाद तो वो गति कर जाएगा अगर उसको और ऊर्जा मिलेगी तो, समझ गए। लेकिन बाहर तो आए कम से कम धातु की सतह से, तो धातु की सतह से बाहर आने के लिए उसको एक निश्चित ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन। क्या कहते हैं, कार्यफलन। इसको कई बार फाई से भी डिनोट करते हैं, कई बार डब्ल्यू से भी डिनोट कर देते हैं। ये कार्यफलन कहलाता है। समझ गए। और इस निश्चित ऊर्जा के लिए अपन को निश्चित आवर्ती का प्रकाश देना पड़ेगा, है ना। कम आवर्ती रहेगी तो प्रकाश की ऊर्जा क्या रहेगी, कम। इसलिए कम ऊर्जा में सपोज बाहर नहीं निकले तो कम से कम एटलीस्ट इतनी ऊर्जा तो अपन दें कि इसके कार्यफलन के बराबर तो हो जाए। और जब तक कार्यफलन के बराबर ऊर्जा सतह के अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को नहीं मिलेगी, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगी, तब तक ये धातु सतह से बाहर नहीं आएंगी, और नहीं आएंगी तो आगे एनोड की तरफ भी नहीं जाएंगे।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतनी ऊर्जा कम से कम किसी इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर आने के लिए चाहिए, है ना। तो कम से कम इतनी ऊर्जा का प्रकाश तो आपतित होना ही चाहिए। इसलिए ये देखा उन्होंने कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सतह से बाहर आते हैं। और ये जो आवृत्ति होती है इस कंडीशन में, ये क्या कहलाती है, देहल्य आवृत्ति। क्या कहलाती है, देहल्य आवृत्ति कहलाती है, थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर आने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है प्रकाश की, और वो न्यूनतम आवृत्ति प्रकाश की क्या कहलाती है, देहल्य आवृत्ति कहलाती है। यही उन्होंने देखा कि इस न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जैसे अपन इस पर डालते हैं, डालते क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश संवेदी सतह से बाहर आते हैं। बाहर आते ही क्या स्थिति बनती है, ये इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, एनोड की तरफ मूवमेंट करेंगे। समझ गए। इनिशियली ये हो सकता है कि एनोड को अपन ने जीरो पोटेंशियल पे रखा है, जीरो विभव पे रखा है, इसलिए एनोड की तरफ से कोई आकर्षण नहीं हो सकता, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है कि निश्चित आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति का जैसे प्रकाश डालते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है उनके पास, उनमें से कुछ के पास इतनी ऊर्जा होती है कि वो यहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। समझ गए, यहाँ तक क्या होते हैं, पहुँच ही जाते हैं। फिर उन्होंने देखा कि अगर और ज़्यादा ऊर्जा का प्रकाश डालें तो और अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा पहुँचते हैं। फिर उन्होंने देखा कि अपन यहाँ से जैसे जैसे इस एनोड को धनात्मक विभव पर रखते जाते हैं, धनात्मक विभव का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। समझ गए, यानी ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ तक पहुँचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्थिति देखी उन्होंने। तो अब क्या देखा कि यहाँ प्रकाश संवेदी सतह पर अगर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश अपन डालते हैं तो उस स्थिति में यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और एनोड का जब अपन धनात्मक विभव वाली सतह, धनात्मक विभव वाली कंडीशन में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, आकर्षित होंगे। यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे और ये सर्किट अगर पूरा है तो इस परिपथ में क्या बहेगी, धारा बहेगी। एनोड और कैथोड वाला सर्किट अगर पूरा है तो इसमें क्या बहेगी, परिपथ में धारा बहेगी। और इस कंडीशन में अपन ने क्या देखा कि प्रकाश के कारण धारा बह रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकाश के कारण विद्युत प्रभाव कह रहे हैं। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। यानी कि क्या कहते हैं अपन कि धातु की सतह पर यानी कैथोड एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों, इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यदि परिपथ पूर्ण है तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचकर परिपथ में धारा उत्पन्न करते हैं। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। और ये जो धारा बहती है, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा बहती है उसको क्या कहते हैं, फोटो करंट या प्रकाशिक धारा। ये देखा गया, ये एक्सपेरिमेंटल थे सारी की सारी चीजें। तो क्या कहते हैं कि जब किसी प्रकाश संवेदी सतह पर, धातु की सतह पर क्या करते हैं अपन, प्रकाश आपतित कराते हैं एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और अगर परिपथ पूर्ण है तो इलेक्ट्रॉन जब एनोड पर पहुंचते हैं तो परिपथ में क्या प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। ये जो प्रभाव है, प्रकाश आपतन के बाद इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन और धारा का प्रवाह है, ये क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो धारा बही है परिपथ में वो क्या कहलाएगी,
प्रकाशिक धारा कहलाएगी। ये छोटा सा प्रभाव था प्रकाश विद्युत प्रभाव, लेकिन इस प्रभाव के जो परिणाम आए उन परिणामों ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। क्यों? तब तक केवल प्रकाश का कौन सा स्वरूप विद्यमान था? विद्युत चुम्बकीय तरंग ही थी, तरंग स्वरूप विद्यमान था, चाहे वो पराबैंगनी हो चाहे वो दृश्य हो, विद्युत चुम्बकीय तरंगें थी, वही स्वरूप विद्यमान था तरंगों का। और उसके आधार पर इसके परिणाम जो आए थे, जो अपन कल पढ़ेंगे, उन परिणामों की जब व्याख्या करते हैं तो रिजल्ट्स ऊक चूक रहते हैं। उन रिजल्ट्स की व्याख्या वो परिणाम नहीं कर पाते। इसलिए फिर क्या कहते हैं, इसलिए अपन कह रहे हैं कि इसका फिर एक नवीन स्वरूप आइंस्टीन द्वारा डिफाइन किया गया, जो अपन पढ़ेंगे प्रकाश का कौन सा स्वरूप है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल इससे आगे अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।